हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आपका हमारे चैनल KDGS पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में कुछ अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा के, अवधी के, खड़ी बोली के, भोजपुरी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली के। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जोश मलिहाबाद से, फिराक इलाहाबाद, जिगर मुरादाबाद, चक्रबस्त लखनऊ। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी, फिराक इलाहाबाद, क्योंकि फिराक गोरखपुर से संबंधित थे और ये एक शायर थे। बाकी जोश मलिहाबादी थे, जिगर मुरादाबादी थे, चक्रबस्त लखनऊ के थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, आगरा घराने से, लखनऊ घराने से या किराना घराने से? तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दे रखा है, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन चंद्रगुप्त के कार्यकाल से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह है शबद, अमरमूल, साखी, रमैनी। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरमूल। बनारस घराने के राजन साजन मिश्र किससे संबंधित हैं? टप्पा गायन से, ठुमरी गायन से, या फिर ध्रुपद गायन से, या ख्याल गायन से? तो इसका सही उत्तर ध्रुपद गायन से, ऑप्शन सी। बनारस घराने की छोटी मैना और बड़ी मैना का संबंध है किससे? ध्रुपद गायन से, ठुमरी गायन से, टप्पा गायन से, या फिर ठुमरी टप्पा गायन से? तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठुमरी टप्पा गायन से। किसका संबंध है? छोटी मैना और बड़ी मैना का, जो कि बनारस घराने की हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के नरसिंह यादव ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, मुक्केबाजी में, निशानेबाजी में, भारोत्तोलन में, या फिर कुश्ती में? तो 8वां नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कुश्ती में। कौन युग्म सही नहीं है? चंद पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपतनाल बीसल देव रासो, जगनिक आल्हा खंड। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये सुमेलित नहीं है। बाकी चंद ने पृथ्वीराज रासो की रचना की, नरपतनाल ने बीसल देव रासो की रचना करी थी, तथा जगनिक ने आला खंड लिखा था। रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं मतीराम, केशवदास, रसखान या सेनापति? तो ऑप्शन बी, केशवदास इसके रचनाकार हैं। प्रदेश के श्याम रंग और सरस रंग संबंधित हैं ध्रुपद गायन व गायन आगरा से, ध्रुपद गायन बनारस से, ध्रुपद गायन लखनऊ से, या फिर ठुमरी गायन बनारस से? तो इसका सही विकल्प होगा ध्रुपद गायन आगरा से। रसूलन बाई, जो कि ठुमरी टप्पा गायन से संबंधित हैं, का संबंध है बनारस घराने से, आगरा घराने से, लखनऊ घराने से, या फिर किराना घराने से? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बनारस घराने से हो जाएगा। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। मुंशी इंसा अल्लाह खान, हठी हमीर, बाबू देवकीनंदन कंकाल, प्रताप नयन मिश्र, काजर की कोठरी, जयशंकर प्रसाद, उदयभान चरित। तो इनमें इनका एक दूसरे से सुमेलन करना है। तो मुंशी इंसा अल्लाह खान, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उदयभान चरित। बाबू देवकीनंदन, काजर की कोठरी, देवकीनंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता की भी रचना करी थी,
और ये तिलिस्म के जाने माने कथाकार हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये उन्नाव में इनका जन्म हुआ और इन्होंने हठी हमीर नामक रचना करी। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कंकाल की रचना करी। ऑप्शन डी का दूसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का बी, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद से संबंधित नहीं थे, बाकी जोश मलिहाबाद से संबंधित थे, मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित थे तथा अमीर खुसरो एटा से संबंधित थे। उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ हम अतिरिक्त तथ्यात्मक रूप से फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके समक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। बीरबल का जन्म हुआ था कालपी जालौन में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जो कि वाराणसी में है। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? लहरपुर सीतापुर में। चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था कहाँ? बदायूं में। जियाउद्दीन बरनी निवासी था कहाँ का? बरन बुलंदशहर का। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली काशीराम नगर में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु ताशकंद रूस में हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था। 1927 में काकोरी केस के तहत उन्हें फांसी दी गई थी। कहाँ पर? गोरखपुर जेल में। किसने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी? ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था कहाँ? इलाहाबाद में 1861 में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था कहाँ? उन्नाव में। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु व छबीली। लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ था कहाँ? बिठूर कानपुर में। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? महाराज गंगाधर इनके पति का नाम था। अब हम प्रदेश के कुछ नगरों के उपनामों के विषय में पढ़ेंगे। प्रयागराज, इसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज तथा अमरूद नगरी और इलाहाबाद भी कहा जाता है। मलिहाबाद आमों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है और ये लखनऊ जिले में आता है। गोरखपुर, इसे गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर कहा जाता है। कानपुर, इसे चर्म नगर, उद्योग नगर तथा उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। गाजियाबाद छोटा दिल्ली कहा जाता है तथा उद्योग नगरी के नाम से फेमस है। अयोध्या, इसे तीर्थ नगर, रामनगर, राम जन्मभूमि कहा जाता है। मेरठ कैंची नगर और क्रांति नगर के नाम से प्रसिद्ध है। कन्नौज इत्र नगर, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। गाजीपुर काशी की बहन कही जाती है और रामपुर नवाबों का शहर व चाकुओं का नगर कहा जाता है। आगरा, इसे ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से पहचाना जाता है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा कृष्णा नगरी, पेड़ा नगर पंडों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। बरेली बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर भी कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, विश्वनाथ नगरी,
वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, रानसांड नगर तथा सीढ़ी नगर, पंडों का नगर और घाटों का नगर के नाम से जाना जाता है। किसे? वाराणसी को। जौनपुर को सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्य हैं आपके समक्ष। देश में भारतीय व विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है क्रमशः दूसरा व चौथा, यानी भारतीय पर्यटकों के मामले में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, और विदेशी पर्यटकों के आगमन के संबंध में इसका चौथा स्थान आता है। मैत्रेय परियोजना संबंधित है किससे? बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। कौन? मैत्रेय परियोजना। प्रदेश में पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? 1994 से। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? सन 2001 से 2002 के मध्य। प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों के तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? ये है डिस्कवर योर रूट्स योजना। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1974 में। किस? अगले तथ्य हैं आपके मेले के संबंध में। कुंभ का मेला प्रत्येक 12वें वर्ष प्रयाग में लगता है। अर्धकुंभ का मेला प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयाग में लगता है तथा माघ मेला प्रत्येक वर्ष माघ महीने में प्रयाग में ही लगाया जाता है। रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में गंगा तट के किनारे लगता है तथा बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध है, आगरा में लगता है और यहाँ ऊँट की बिक्री सबसे अधिक होती है। इसे ऊँट मेला भी कहा जाता है। सरधना मेला, ये सरधना मेरठ में लगता है नवंबर माह में, और नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। बसंत की नौचंडी मेला लगता है लखनऊ में बसंत पंचमी के समय। गढ़मुक्तेश्वर मेला पंचशील नगर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, और कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है। हरिदास जयंती मेला ये लगता है निधिवन वृंदावन जो कि मथुरा में है। मुड़िया मेला वृंदावन मथुरा में लगता है। देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। श्रृंगी रामपुर का मेला फर्रुखाबाद में लगता है दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में। सैयद सालार मेला बहराइच में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। फागुन मेला रामपुर में। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिनौर में, और चैत रामनवमी मेला अयोध्या में। कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या फैजाबाद में तथा परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में फागुन माह में लगता है। गोला गोकर्ण नाथ का मेला खीरी लखीमपुर में मकर संक्रांति के समय लगता है। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में लगता है। कालिंजर का मेला बांदा में लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है तथा श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद में। श्रावणी व जन्माष्टमी मेला मथुरा में। नवरात्रि मेला आगरा में। कैलाश मेला आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला लगता है। नटकटैया मेला चेतगंज वाराणसी में दशहरे के समय लगता है, और रथ यात्रा मेला वाराणसी में। ददरी मेला जो कि एक पशु मेला है बलिया में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के समय। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में नवरात्र के समय लगता है तथा गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में लगता है। देव छठ मेला मथुरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति के समय। रामायण मेला अयोध्या में लगता है तथा रामायण मेला चित्रकूट में भी लगता है। सोरो मेला कांसीराम नगर में। झूला मेला मथुरा अयोध्या में जो कि श्रावण महीने में, और ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी में लगता है। विंध्याचल मेला मिर्ज़ापुर नवरात्र के समय तथा देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में लगता है। अब हम नृत्य कला और लोक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक
अंचल में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार हैं आपके समक्ष। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागज़ों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। रास नृत्य, यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। झूला नृत्य, यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। अगला है मयूर नृत्य। यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। धोबिया नृत्य, पूर्वांचल में यह धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र वासियों द्वारा किया जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कटघोड़वा नृत्य, यह नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। अगला तथ्य है जोगिनी नृत्य। इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। धीवर नृत्य, यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। सौरा या सैरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। कर्मा व सीला नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर के खखार आदि वासी लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पासी नृत्य, पासी जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में मांगलिक अवसर पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हार समुदाय द्वारा लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। छोलिया नृत्य, राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाह के उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है। अगला है छपेली नृत्य। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। नटवरी नृत्य, यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। देवी नृत्य, यह नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धर कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख शेष सभी नर्तक नृत्य करते रहते हैं। अगला है राई नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। दीप नृत्य, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाली में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य, ये बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। यह गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है जो कि बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। कार्तिक नृत्य, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला एक नृत्य है। कलाबाजी नृत्य, कलाबाजी नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं।
मोर पंख व दीवारी नृत्य ब्रज की लट्ठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए नृत्य व खेल का प्रदर्शन करते हैं। ठड़िया नृत्य सोनभद्र आदि जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर यह नृत्य माता सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। चौलर नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ढेढिया नृत्य इस लोक नृत्य का प्रचलन प्रदेश के दाबा क्षेत्र में है, जो कि राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रख कर किया जाता है। कौन सा नृत्य? ढेढिया नृत्य। अब है ढरकहरी नृत्य। यह नृत्य सोनभद्र जिले में जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है। ध्यान दें, आगे कुछ तथ्य हैं आपके समक्ष ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश से संबंधित। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़ा ख्याल जैसी नई गायन शैली का आविष्कार किया। अगला है अवध के महान संगीतज्ञ बिंदादीन महाराज ने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। अगला लखनऊ के महान मियाँ सौरी ने टप्पा गायकी शैली प्रचलित की, जो पंजाब की हीर शैली गायकी पर आधारित है। महान गायक एवं संगीतज्ञ तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी को नया रूप दिया। अगला तथ्य है आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फैयाज खां को माना जाता है, जिन्हें आफताब-ए-मौसीकी संगीत के सूर्य उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला है रामपुर के संगीतज्ञ वजीर अली खां ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग करके सैनिया घराना जैसे संगीत घराने को जन्म दिया। उदय शंकर व गोपी कृष्ण बनारस घराने के नृत्यकार हैं, यानी डांसर हैं। बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर महान सितारज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। ये बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला तथ्य है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका छोटी मैना व बड़ी मैना रसूलन बाई व गिरजा देवी किस घराने से संबंधित थीं? तो ये थी बनारस घराने से। रोशन आरा, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी आदि ये किराना घराने की हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां व मुमताज खान बनारस घराने के हैं। तथा अगला तथ्य है इटावा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराने की गंगूबाई हंगल को 2002 में पद्म विभूषण मिला था। अगला ओंकार नाथ ठाकुर और डॉक्टर एन राजम वायलिन वादक हैं। पखावज वादक कोदऊ सिंह लखनऊ घराने के थे। अगला तथ्य है पंडित राम सहाय व किशन महाराज व कंठे महाराज आदि ये तबला वादक हैं। तबला सम्राट पंडित सामता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज के उपनाम से भी जाने जाते हैं का संबंध हिंदुस्तानी शैली के बनारस घराने से है। पखावज वादक हैं शंभू महाराज, बनारस घराने के थे। टप्पा शैली की मीठी आवाज़ वाली जानकी बाई, जिसे छप्पन छुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये इलाहाबाद की थीं। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ इलाहाबाद के हैं। परीक्षा की दृष्टि से अब हम कुछ और ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटियाली कांसी रामनगर में हुआ था, जो कि एटा में पड़ता है। प्रख्यात सूफी संत कवि संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो ये किया था सितार नामक वाद्य यंत्र का। भारतीय, अरबी एवं फारसी संगीत का समन्वय किसने किया? ये किया अमीर खुसरो ने। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन
किया किसने? स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास कहाँ रहते थे और उनके कौन दो प्रधान शिष्य थे? ये निधिवन वृंदावन में रहते थे जो कि मथुरा में है, और इनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ, तथा इनके दो प्रमुख शिष्य थे, बैजू बावरा जिसे वैद्यनाथ के उपनाम से जाना जाता है, और एक थे तानसेन जिन्हें कंठाभरण के उपाधि से भी नवाजा गया है। किसे? तानसेन को। अगला है बैजू और तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुजरात में, बैजू का जन्म गुजरात में और तानसेन का ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। तानसेन किसके दरबार में रहते थे और किस गायकी में उन्हें महारत हासिल थी? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे तथा ध्रुपद शैली की गायकी में इन्हें महारत हासिल थी। अगला तथ्य है दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये अब्दुल करीम खां थे, जिन्होंने किराना घराने से संबंधित थे, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्य आपके समक्ष उत्तर प्रदेश से संबंधित। प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये 1957 में की गई थी। प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई कब? 1951 में। प्रदेश में स्थापत्य कला के सबसे प्राचीनतम नमूने मिलते हैं मौर्य काल के समय। स्थापत्य के सरकी शैली का उत्कृष्ट नमूना है कौन? अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है। स्थापत्य कला के लखनऊ शैली का उत्कृष्ट नमूना है कौन? बड़े इमामबाड़े का हाल। लखनऊ में प्रथम कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1911 में की गई थी। भारतीय कला परिषद वाराणसी की स्थापना कब की गई? ये 1920 में की गई। भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है की स्थापना कब की गई? तो ये 1950 में की गई। चित्रकला के लखनऊ शैली, वास तथा टेम्पा शैली के प्रणेता कौन हैं? असित कुमार हलदार इसके प्रणेता हैं। प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? ये की ललित मोहन सेन ने। प्रदेश के किस कलाकार ने चित्र एवं मूर्ति कला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिख डालीं? ये है चमन सिंह। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के विषय में जानेंगे। तो चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? ये है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। खेरिया हवाई अड्डा ये है आगरा में। बमरौली हवाई अड्डा ये है प्रयागराज यानी जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये है रायबरेली में। हिंडन हवाई अड्डा ये गाजियाबाद में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा यानी कानपुर में। और गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में तथा झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में ही है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मेरठ में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में निर्माणाधीन था, अब बनकर तैयार हो गया है। ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, दिल्ली के बगल में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर में है और ये भी कंप्लीट हो चुका है। परीक्षा दृष्टि, प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण से संबंध के केंद्र हैं कौन? कितने? 24। प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो ये हैं 24 संरक्षण केंद्र। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि अब हम वो लोग वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं उनके विषय में पढ़ रहे हैं। और प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार माना गया है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार को। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये मेरठ में मुजफ्फरनगर से मिला हुआ है पड़ता है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है प्रदेश का? तो वो है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार, ये इसे एटना पक्षी विहार भी कहा जाता है जो कि एटा में है। लोकनायक पक्षी विहार स्थित है बलिया में, जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल पूर्वी जिला है। कौन? बलिया। तो यहाँ पे लोकनायक पक्षी विहार भी स्थित है।
राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना में कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो ये हैं 3 राज्य, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान को शामिल किया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की कौन दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है? शेरवन डुआलिसी। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा की एक दुर्लभ प्रजाति है, इसका नाम है शेरवन डुआलिसी। गिद्धों के असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो ये है डिक्लोफेनिक रसायन, जो कि जानवरों के दूध को उतारने के लिए लगाया जाता है, जिसके कारण गिद्धों के असामयिक मृत्यु हो जाती है। वन्यजीव विहार के विषय में हम यहाँ देखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, जिसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। अगला तथ्य है किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है और इसका क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर है और 1972 में इसे स्थापित किया गया। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में स्थित है। ये 410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 1976 में स्थापित किया गया। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में स्थित है, 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और 1977 में इसे स्थापित किया गया। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है और ये सब 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1977 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में स्थित है, 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये स्थित है और इसे 1979 में स्थापित किया गया। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थित है और 501 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और इसे 1982 में स्थापित किया गया। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, जेपी नगर जिसे जयप्रकाश नगर व बिजनौर में स्थित है। ये 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पड़ता है और 1986 में इसकी स्थापना की गई। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में स्थित है और ये 428 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और 1987 में ये स्थापित किया गया। सुहेलवा वन्यजीव विहार 452 जो कि श्रावस्ती बलरामपुर में पड़ता है, श्रावस्ती के हिस्से में व बलरामपुर के हिस्से में दोनों जिलों से मिला हुआ है। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसे 1988 में स्थापित किया गया। कछुआ वन्यजीव विहार महत्वपूर्ण है, ये वाराणसी में पड़ता है जो कि 7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसे 1989 में स्थापित किया गया। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के विषय में और उनके वर्ग कितने क्षेत्रफल में फैले हैं और ये कब स्थापित किए गए के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका अपना उन्नाव वाला नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, जो कि 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 1984 में प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है, ये 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 1987 में ये निर्मित हुआ। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में 1988 में इसे स्थापित किया गया। सांडी पक्षी विहार हरदोई में 1990 में बनाया गया। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, इसे 1990 में स्थापित किया गया। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में बनाया गया। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी ज़िले में है, इसे 1990 में। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में स्थापित किया गया 1990 में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में है, इसे 1990 में ही बनाया गया। एटना या पटना पक्षी विहार एटा ज़िले में है, इसे 1990 में स्थापित किया गया। तथा सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, इसे लोक नायक पक्षी विहार भी कहा जाता है, इसे 1991 में स्थापित किया गया। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थापित किया गया सन 1991 में। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार बेंती कुंडा प्रतापगढ़ में है, जो 2003 में बनाया गया। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्य हैं। प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत खुला वन क्षेत्र
कितना मध्यम सघन तथा कितना अति सघन वन क्षेत्र है। तो सबसे पहले खुला क्षेत्र है प्रदेश में 56.84% वनों का प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पे। तो खुला वाला वन क्षेत्र है 56.84% और इसके बाद पड़ता है मध्यम सघन, तो ये है 31.80% तथा अति सघन यानी बहुत ही घना वन क्षेत्र है जो वो है प्रदेश में 11.34%। प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो वो है अपना सोनभद्र। प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? ये है संत रविदास नगर। कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले घटते क्रम में बताएं तो ये सबसे पहले आएगा सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट और उसके अंत में मिर्ज़ापुर। ये घटते हुए क्रम में हैं। प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो ये है खीरी में यानी लखीमपुर खीरी में। अति सघन वन क्षेत्र। खुले वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो ये है सोनभद्र क्षेत्र में। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है कौन सा? चौथा स्थान। सामान्यतः प्रदेश में किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? ये 1976 में शुरू की गई। क्या? प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था बेस्टोबॉय ने। प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कराया जाता है। सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है? तो ये है अमेरिकन पौधा यूकेलिप्टस, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख पेड़ है। इन्हें भी जानिए। देश में वन संबंधी शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई? तो ये 1878 में की गई थी। देहरादून में फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? 1914 में की गई। देहरादून में वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई? 1929 में की गई। वन को राज्य का विषय कब बनाया गया प्रदेश में? तो ये 1935 में बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1997 को संशोधित करके भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ? तो ये अप्रैल 2001 में लागू कर दिया गया संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में, जबकि दूसरी वन नीति कब घोषित की गई? तो ये 1998 में की गई थी। पहली 1952 में और दूसरी 1998 में की गई। अब हम प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के विषय में एक निगाह डालेंगे। और एक तरफ खनिज दे रखा है और दूसरी तरफ पाए जाने वाले क्षेत्र। स्क्रीनशॉट भी आप इन सबका ले सकते हैं। आप अपना इससे कई बार वीडियो रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में बैठ जाए। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में मिलता है। और बॉक्साइट बांदा चंदौली में पड़ता है, यहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र में निकाला जाता है। और कांच बालू इलाहाबाद यानी प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली एवं झांसी से निकाली जाती है कांच बालू। पोटास लवण इलाहाबाद, चंदौली, बांदा एवं झांसी में निकाला जाता है। एंडोलूसाइट मिर्ज़ापुर में तथा पायरूफिलाइट झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में निकाला जाता है। सेल खड़ी हमीरपुर, झांसी में तथा पायराइट्स मिर्ज़ापुर में इसका खनन किया जाता है। रॉक फॉस्फेट ये बांदा व ललितपुर में निकाला जाता है। फायर क्ले मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में निकलता है। हीरा बांदा एवं मिर्ज़ापुर में। और सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में निकाला जाता है। तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में
यूरेनियम ललितपुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में तथा एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर में और जिप्सम झांसी व हमीरपुर में, सैंड स्टोन मिर्ज़ापुर में और डाया स्पोर ललितपुर में निकाला जाता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ और खनिज क्षेत्र आपके समक्ष ये हैं। प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये 10 जिले हैं जिनमें खनिज बहुल क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई थी। प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये है ललितपुर में। चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये चूने पत्थर के भंडार में देश में यूपी का स्थान है दूसरा। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये है पहला स्थान। प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण भी मिले हैं? ये है हमीरपुर में, जहाँ पे ग्रेफाइट के प्रमाण पाए गए हैं। देश के राज्यों में खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये 10वां स्थान है। अब हम कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। इनका मनन कर लेना आवश्यक है। गोविंद बल्लभ सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? रिहंद नदी पर। प्रदेश के किस नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है? ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? ये 1989 में नरौरा बुलंदशहर में की गई थी। निजी क्षेत्र की रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई? ये है शाहजहांपुर में। रोजा ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? ये रिलायंस ग्रुप द्वारा की गई है। ट्रॉनिक सिटी विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसे नोएडा में भेल द्वारा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को बिजली बेचने के लिए निजी क्षेत्र की 2 पन बिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई हैं? तो ये विष्णुप्रयाग एवं श्रीनगर में स्थापित की गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को पन बिजली मुहैया कराएंगी या उपलब्ध कराएंगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं आपके समक्ष। अलीगढ़ के निकट स्थित हरदुआगंज तापीय परियोजना का पुनरुद्धार कराया गया था। किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से कराया गया था। पारीछा तापीय परियोजना स्थित है कहाँ? झांसी के निकट। अनपरा डी परियोजना का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये जापान के सहयोग से किया जा रहा है। माता टीला जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? पौड़ी उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी परियोजना? श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, जहाँ से उत्तर प्रदेश को बिजली भी मुहैया कराई जा रही है। पौड़ी जल विद्युत परियोजना या श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना स्थित है रिहंद नदी पर। राज्य में विद्युत उत्पादन की अधिकांश परियोजनाएं हैं तापीय यानी थर्मल पावर वाली। प्रदेश के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है किसका? तापीय विद्युत का, थर्मल पावर का। जैसे पनकी पावर भी थर्मल पावर हाउस है और ये आपके कानपुर में पड़ता है, तो ये तापीय वाली बिजली है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्य आपके समक्ष। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया कब? 1959 में। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में किया गया था। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का निर्णय लिया गया कब? 1998 में। नई ऊर्जा नीति घोषित की गई सन 2003 में। 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है 25,000 मेगावाट। 11वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 5,946 मेगावाट रखा गया था।
2007-8 प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष विद्युत उपभोग लगभग कितना यूनिट है? तो हर एक व्यक्ति के उस पे 369 यूनिट विद्युत उपभोग का एक खपत रखी गई है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई। कहाँ से? आगरा में। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था लागू किया गया 2006 में। धन्यवाद। शेष अग्रिम पार्ट में हम उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ेंगे। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को शेयर करें।